अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है, तो सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है जो उन लोगों को भी पसंद आता है जो फिजिक्स नहीं पढ़ते, यानी कि जो ले मैन है, जो कॉमन मैन है, उसको भी इस टॉपिक से इंटरेस्ट है। साइंस की दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, लेकिन शायद दुनिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो आइंस्टाइन और न्यूटन को नहीं जानता होगा। बाकी किसी को शायद आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कम से कम तमाम लोग न्यूटन और आइंस्टाइन को जरूर जानते हैं। तो बच्चों, आइंस्टाइन के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो सबसे पहले इस लेक्चर में इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत क्यों आइंस्टाइन को पेश आई, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे जिसकी वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ। बच्चों, ये कहानी शुरू होती है 1905 से। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने 4 मशहूर पेपर पब्लिश किए। इन पेपर्स ने जहां साइंस की तकदीर बदल दी, वहां एक इनकलाब भी बर्पा किया। और आम लोगों के साथ साथ उस जमाने में बहुत सारे जो काबिल साइंटिस्ट थे वो भी इस चेंज को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। इन लोगों में आइंस्टाइन का अपना टीचर मैक्स प्लांक, जिसने सबसे पहले क्वांटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी इस चेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था और इसे एक यंग मैन के ख्यालात करार दिया जा रहा था। दुनिया इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। बच्चों, इन 4 पेपर्स में एक पेपर जो है वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। बच्चों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम के बारे में हमारी जो सोच है उसको यकसर तब्दील कर दिया। पहले जमाने में आइंस्टाइन से पहले या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हम ये समझते थे कि टाइम एक ऐसी चीज है जो बैकग्राउंड में चलती जा रही है और इसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं है। चाहे कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या मूव कर रहा है, वो किसी भी स्टेट में है, किसी भी हालत में है, सबके लिए टाइम एक जैसा होता है। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम सब ऑब्जर्वर के लिए एक जैसा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी स्टेट के ऊपर, और अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वो सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। जब हम टाइम डायलेशन पढ़ते हैं तो इस तरह हम जो है वो ट्विन पैराडॉक्स पढ़ते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारी क्लासिकल रिलेटिविटी है हम उसको देखेंगे। ठीक है जी। हमारी जो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट चूंकि पहले से मौजूद था, रिलेटिविटी पहले से ही मौजूद थी, जिसको हम गैलीलियन रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी कहते हैं। अभी हम पहले बात करेंगे कि वो क्या वजह थी जिस वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ, ओरिजिन क्या था जिसकी वजह से आइंस्टाइन ये सोचने पर मजबूर हुआ कि टाइम एक डायनेमिकल क्वांटिटी है, टाइम में चेंजिंग्स हो सकती हैं, टाइम कोई उस तरह की कांस्टेंट चीज़ नहीं है जैसा कि बचपन से शुरू से हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ हमारी हड्डियों में रची बसी है कि टाइम एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये एक ऐसा समंदर है जो एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। बच्चों, आइंस्टाइन जब 16 साल का टीन एजर लड़का था तो वो अक्सर ये सोचता था कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट को, अगर मैं लाइट बीम को चेज करूं, यानी कि एक लाइट बीम जा रही है और मैं उसके पीछे भागना शुरू कर दूं और अगर मेरी स्पीड बढ़ती जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जब मेरी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, मैं स्पीड बीम ऑफ लाइट को कैच कर लूंगा, तो उस वक्त मुझे दुनिया कैसी नजर आएगी। ये सोच आइंस्टाइन को बहुत परेशान करती थी, क्योंकि हम चीज़ों को देखने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं और अगर हम लाइट के साथ मूव करना शुरू कर दें तो फिर हमें दुनिया कैसी नजर आएगी। तो यहां पर आकर आइंस्टाइन स्टक हो जाता था। अब मैक्सवेल इक्वेशंस या मैक्सवेल थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग आप लाइट बीम को कैच नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन के जो मैकेनिक्स है उसके मुताबिक
अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में इजाफा होगा। अगर आप फोर्स मुसलसल बढ़ाते जाएं तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब न्यूटन की जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो फोर्स पर और स्पीड पर कोई अपर लिमिट नहीं लगाती, यानी कि आप स्पीड बढ़ाते जाएं स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि स्पीड की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप फोर्स इन्फिनिटी कर दें, स्पीड भी इन्फिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन आप लाइट बीम को कैच कर सकते हैं, आप किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हैं, इवन आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकते हैं, आप स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो हमें रोकती हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू करेंगे तो लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी। आपको पता है रिलेटिविटी, सिंपल रिलेटिविटी क्या होती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से मूव कर रहे हो तो वो एक दूसरे के हिसाब से क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देंगे तो लाइट आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी। अगर लाइट आपके लिए स्टेशनरी हो जाएगी तो ऐसी तो कोई हमारे पास एग्जांपल नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकें कि लाइट स्टेशनरी है, जिसे आप अपने हाथ में ऐसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। लाइट इज नेवर स्टेशनरी, फोटॉन्स आर नेवर एट रेस्ट। अब आइंस्टाइन के पास दो रास्ते थे, या तो वो नई डेवलप हुई मैक्सवेल थ्योरी को फॉलो करता, नंबर 1, और या वो कई सालों से चलती आ रही बहुत पुरानी न्यूटन की जो थ्योरी है उसके पीछे जाता। तो आइंस्टाइन ने वहां पर बहुत ही ब्रेव स्टेप लिया। उसने बजाय बहुत पुरानी और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को छोड़कर उसने जो नई अभी डेवलप हुई थी मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल इक्वेशंस, उनको फॉलो किया। और इसके जो रिजल्ट्स थे वो पूरी दुनिया के लिए हैरानकुन थे, जिसको हमने टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में देखा। तो बच्चों यहाँ पर हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिया कि स्पेशल रिलेटिविटी की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा जो गैलीलियन रिलेटिविटी है या सिंपल रिलेटिविटी है वो क्या होती है। जी बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में अभी हम करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। बच्चों, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात आती है तो हमें हमारे सामने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है जिसमें 3 परपेंडिकुलर लाइन होती हैं इस तरह से x, y और z, और उसके अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम होता है, एक ऐसा प्लेन ऑफ रेफरेंस होता है जिसके अंदर हम किसी भी इवेंट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन और किसी भी इवेंट की लोकेशन के साथ साथ किस टाइम पर वो इवेंट हो रहा है वो भी बयान कर सकते हैं। अब ये बातें बहुत ही मुश्किल हैं। अगर मैं बहुत सिंपल आपको डिस्क्राइब करूं तो मैं अगर एक आसान सी मिसाल दूं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, सोफे के ऊपर बड़े आराम से रेस्ट में हैं, आप पर लगने वाली नेट फोर्स 0 है, आपका एक्सेलरेशन 0 है, तो वो आपका कमरा ही आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या इस तरह अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और वो गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती हुई जा रही है तो वो गाड़ी ही आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो, ठीक है, या मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि दोनों सूरतों में एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन 0 है तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका रूम भी हो सकता है, ये लेबोरेटरी को भी आप ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को जिसमें आप मूव कर रहे हैं, आप गाड़ी में है तो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बच्चों हमारी जो अर्थ है ये परफेक्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, लेकिन आइडियली हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। तो अर्थ वैसे एक्सेलरेटेड होती है लेकिन हम इसको निगलेक्ट करते हैं और आइडियली हम सो कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं अपनी अर्थ को। तो सिंपल हमने याद रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें आपका एक्सेलरेशन 0 होता है। इसके बाद हमारे पास आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेटेड होता है, जिसमें एक्सेलरेशन होता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारी जो क्लासिकल रिलेटिविटी है या गैलीलियन रिलेटिविटी है ये कहती है कि आपके जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, चाहे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे हैं,
आप किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के कानून को, किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो उसके रिजल्ट्स आएंगे, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उसके रिजल्ट वही आएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वगैरह वगैरह। तो ये लॉज आपको हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रिजल्ट देते हैं, रिगार्डलेस कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट पे है या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है। लेकिन शर्त यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होना चाहिए, इनर्शियल होना चाहिए। तो आपके पास जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्लासिकल मैकेनिक्स के तमाम लॉज आपको सेम रिजल्ट देते हैं। बच्चों, बज़ाहिर ये हो सकता है कि कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हो, बज़ाहिर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हो सकता है कि वो भी डिफरेंट हो, आप चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज़ है कि आपके सामने जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उन रिजल्ट्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि तमाम ऑब्जर्वर इवेंट्स को एक ही तरह से देख रहे हो सकता है कि मुझे जो इवेंट नजर आ रहा है मुझे वो डिफरेंट नजर आ रहा है क्योंकि मैं उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। एक दूसरा ऑब्जर्वर है, उसकी स्टेट डिफरेंट है, वो उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है, लेकिन हमारे दोनों के फ्रेम इनर्शियल हैं, इसलिए हम दोनों को रिजल्ट सेम मिलेगा। सो ये जरूरी नहीं है कि बज़ाहिर जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, क्योंकि साइंस में फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात होती है। साइंस पे इस चीज पे बात नहीं होती कि जो आपको नजर आ रहा है वही फैक्ट है। साइंस में हम बात करते हैं मेजरमेंट के ऊपर। तो हमारी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो भी इसी बात के ऊपर बेस करती है कि बज़ाहिर दो डिफरेंट ऑब्जर्वर को जो दो डिफरेंट फ्रेम में हो, उनकी मेजरमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे लॉज ऑफ फिजिक्स हैं या जो हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज हैं वो सेम रिजल्ट्स देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिलेटिविटी या गैलीलियन रिलेटिविटी। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी के पिछले हिस्से में खड़ा हुआ है। बच्चा क्या करता है, वो बच्चा एक बॉल को ऐसे थ्रो करता है। गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो बच्चा वो थ्रो करता है बॉल को यूं करके, ठीक है। अब एक दूसरा आदमी है, वो ग्राउंड पे खड़ा है और वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्योंकि रेस्ट पे है, वो भी इस इवेंट को देख रहा है। अब ये जो बच्चा गाड़ी में खड़ा है, गाड़ी मूव कर रही है, बच्चा ऐसे बॉल ऊपर फेंकता है और वो बॉल स्ट्रेट उसके हाथों में वापस आ जाती है। तो उसको यही लगता है कि बॉल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर गई है और बिल्कुल स्ट्रेट ही नीचे वापस आई है, बिल्कुल सही लगता है उसको। लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा ये सारा इवेंट देख रहा है, उसके लिए जब बच्चे ने बॉल थ्रो की तो गाड़ी एक जगह पे थी, जब उसने बॉल कैच की तो गाड़ी दूसरी जगह पे थी। तो उसको लग रहा है कि जो बॉल है वो इस तरह मूव कर रही है, वो एक पैराबोला बना रही है, यूं करके मूव कर रही है, ठीक है। अब देखें, दोनों को वो एक ही इवेंट, क्योंकि दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो दोनों को एक ही इवेंट डिफरेंट तरह से नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके रिजल्ट्स निकालेंगे, अगर आप उस बॉल का मोमेंटम निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, तो सारी चीजें सेम निकलेंगी। तो इन दोनों ऑब्जर्वर में से कौन ठीक है? दोनों ही ठीक है, क्योंकि दोनों के फ्रेम डिफरेंट है, इसलिए दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक है। तो ये हमारी सिंपल रिलेटिविटी या क्लासिकल रिलेटिविटी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उस पर डिस्कस होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी तरह से लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।